हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और हिंदी व्याकरण की इस क्लास में आज हम लोग विराम चिन्हों के बारे में देखेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, किस जगह पे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विश्राम या ठहराव, या सामान्य भाषा में कहें तो रुकना भी इसको बोला जा सकता है। क्या है कि जब हमें कोई भी शब्द बोलना होता है, कोई भी वाक्य बोलना होता है, तो उसमें हमें उसका आरोह अवरोह कैसा रखना है, उसका गति कैसा रखना है, उसमें उतार चढ़ाव क्या होगा, किस प्रकार का होगा, तो ये चीज़ हम लोग बोल के उसको दर्शा लेते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हमें लिख के दिखाना हो कि कैसे लिखेंगे, कि भाई उसमें कोई आश्चर्य का भाव भरा हो, उसमें उतार चढ़ाव है या नहीं है, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, तो इसके लिए कुछ एक विशेष चिन्ह होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। इसका उपयोग जो है वो लेखन कार्य में किया जाता है। साथ ही इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप इसको प्रयोग सावधानी से नहीं करते हैं तो उस पूरे वाक्य का मतलब ही बदल सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। श्री कामता प्रसाद कौन है? ये हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान हैं और इनके अनुसार जो विराम चिन्ह है वो 20 होते हैं। और इन्हीं के अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य जो विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पूर्ण विराम हमारा हुआ उसको छोड़ के बाकी के जो 19 विराम चिन्ह हुए वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो यहाँ तक हो गई बात। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हमारा पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का ये जो है ये सिंबल है बना हुआ, मतलब कैसे लिखेंगे वो है, इसका चिन्ह कैसे हम लोग लिखते हैं ये है यहाँ पे ऐसे कोष्टक में दिया हुआ। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी पूर्ण वाक्य हैं उनके अंत में इसका उपयोग किया जाता है, इसको लिखा जाता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, हाँ, हमें अब सोना चाहिए, या फिर हमें जो गौरैया चिड़िया होती है उसकी संख्या काफ़ी कम हो रही है, तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं हमें गौरैया की रक्षा करनी चाहिए। या फिर मैं सोने जा रही हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए आप बोल सकते हैं। ये भी जैसे प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप ये लगाया, यह क्या है? पूर्ण विराम है। वैसे ही जो हमारा जिसमें कोई भी क्वेश्चन न पूछा जा रहा हो, सामान्य रूप से जो बोला जा रहा हो, उसी को हम लोग पूर्ण वाक्य कह सकते हैं और उसी के अंत में हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक होगी बात। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा उपविराम। किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए, देखिए, किसी शब्द की सीमा का निर्धारण करने के लिए या लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि किसी शब्द की सीमा निर्धारण क्या है। अगर हमें बोला जाए किसी भी चीज़ पे कुछ भी रिपोर्ट हो या कुछ भी लिखने के लिए या निबंध लिखने के लिए, जैसे हमें परमाणु ऊर्जा पर लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो परमाणु ऊर्जा पे अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो इसका बहुत कुछ लिखा जा सकता है। इस पे वरदान के रूप में क्या इसका उपयोग है, लाभ है, हानि है, साथ ही इसको कैसे उपयोग में लाते हैं, इसमें किन किन चीज़ों को मिला के इसको बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आदमी भ्रमित हो जाता है कि आखिर हमें क्या लिखना है, परमाणु ऊर्जा में क्या लिखना है, इसकी महत्वपूर्ण खोजों को लिखना है कि क्या क्या खोज हुए, कैसे आविष्कार हुए, कहाँ पे परमाणु संयंत्र स्थित हैं, तो ये चीज़ लिखना है। या फिर ये लिखना है कि इसका क्या लाभ है, क्या हानि है। तो इसका जो शब्द की सीमा का निर्धारण जो है, यहाँ पे चिन्ह हमने दे दिया उपविराम और उसके बाद हमने लिख दिया वरदान या अभिशाप। तो इस बात से स्पष्ट हो गया कि हम जो है वो चाहते हैं कि आप परमाणु ऊर्जा का वरदान के रूप में है या फिर अभिशाप के रूप में है, ये चीज़ आप लोग लिखें। यहाँ तक हो गई बात। तो ये क्या हुआ, इसका सीमा का निर्धारण कर दिया हमने। ऐसे जब केवल टॉपिक परमाणु ऊर्जा था तो ये इसका सीमा निर्धारण नहीं हुआ था, इस पर कुछ भी लिखा जा सकता था। लेकिन यह चिन्ह देके, उपविराम देके और उसके बाद ये वरदान या अभिशाप हमने जो लिख दिया, यह इसका सीमा का निर्धारण करता है कि अब आप इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, इससे नहीं भटकेंगे, आप जो कुछ भी लिखेंगे इसी से संबंधित लिखेंगे। दूसरा है हमारा कि लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी कहानी में, नाटक में जो भी पात्र होते हैं वो आपस में संवाद जब करते हैं तो उसको लिख के कैसे बताते हैं। आप लोग किताब में भी पढ़े होंगे। जैसे राम यहाँ बोलता है, क्या तुम्हें पता है? तो यहाँ पे मोहन ने क्या कहा? नहीं, मुझे नहीं पता है। तो इन संवादों की जगह पे भी यहाँ पे ये दर्शाने के लिए यहाँ पे उपविराम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा है हमारा अर्धविराम। इसका चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है कि इसको कैसे लिखा जाता है। जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है या दूसरे वाक्य का भाव जो है वो पहले वाक्य में पूरा होता है, वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यह इसका चिन्ह है अर्धविराम का। क्या है कि जब किसी एक वाक्य का भाव जो है वो दूसरे वाक्य में पूरा होता हो या फिर दूसरे वाक्य का जो भाव है वो पहले में पूरा होता हो, वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसे उदाहरण की मदद से देखते हैं। राम बहुत बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आया। राम क्यों नहीं आया? तो वह बहुत बीमार है, तो ये स्कूल क्यों नहीं आया, इसका अर्थ किस में निहित है? इन दोनों का ही। इसका अर्थ ये जो पहले वाले का अर्थ है इसमें दूसरे में निहित है और दूसरे का पहले में निहित है। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, वाक्य हो सकते हैं। जैसे ये कह सकते हैं कि वह एक धूर्त आदमी है, वह एक ईमानदार आदमी है, जैसा कि उसके दोस्त बताते हैं।
यह भी हो गया क्या है कि वह एक ईमानदार आदमी है या फिर वह एक बदमाश आदमी है, जैसा कि उसके दोस्त बताते हैं। तो ये ऐसा जो उदाहरण हो गया, ये सभी में क्या है कि जो पहला वाक्य है वो दूसरे को अर्थ प्रदान कर रहा है और जो दूसरा वाक्य है वो पहले को प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे ये कॉमा लगा रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। हम पहले से ही अगर इस पे लगा दें, पहले से ही अर्ध विराम का प्रयोग कर दें, तो शायद आप समझ नहीं पाते। ये यहाँ पे ये इसकी गलती है। और एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं जहाँ से कि मतलब आप वाक्य शुद्धिकरण दे देगा या फिर ये दे देगा कि आपको किस जगह पे कौन सा चिन्ह लगाना है या फिर जो लगा हुआ है वो सही है अथवा नहीं है। तो ये कॉमा जो है हमारा ये गलत है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अर्धविराम लगाएंगे। जब इस तरह के आपको वाक्य देखने को मिले तो आप यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक हो गई बात, आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा जो चिन्ह है वो है अल्प विराम। इसका जो चिन्ह है वो मैंने इस प्रकार यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अल्प विराम ये क्या होता है कि इनमें से बहुत सारे चिन्हों का हम प्रयोग कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इनका नाम नहीं पता होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसको लिखने में हम लेखन कार्य में हर दिन उसका उपयोग करते हैं, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता होता है। तो ये जो है वो है अल्प विराम। और इसका प्रयोग जो होता है कम ठहराव के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ एकदम हल्का सा रुकना हो, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकना हो, जहाँ कम ठहराव हो, वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसका कि अल्प विराम, अल्प मतलब थोड़ा और विराम मतलब रुकना। अल्प विराम का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, यानी कि अल्प विराम कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाएगा, इसका क्षेत्र बड़ा होता है। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग किन किन स्थानों पे होता है। जैसे देखिए, जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द हमारे कौन से हो गए, और, तथा, व आदि, ये सब की गुंजाइश हो, यानी कि ये सब कुछ लिखा जाना चाहिए उस जगह पे, तो उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण में, दीपक जो है, दीपक एक ईमानदार, निडर, निष्पक्ष और मेहनती पुलिस ऑफिसर है। क्या है कि अगर हम लोग इस कॉमा का उपयोग यहाँ पे नहीं करते, इस अल्प विराम का प्रयोग अगर हम लोग यहाँ पे नहीं करते, तो क्या लिखते, दीपक एक ईमानदार और निडर और निष्पक्ष और मेहनती पुलिस ऑफिसर है। तो यह इस तरीके से गलत हो जाता है। इस तरीके की और की पुनरावृत्ति जो है तो वो बार बार हो जाती। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, दीपक एक ईमानदार, निडर, निष्पक्ष और मेहनती पुलिस ऑफिसर है, और हमने केवल लास्ट में प्रयोग किया। तो आप लोग को जब भी ऐसा कोई सेंटेंस मिले, जब भी ऐसा कोई वाक्य मिले, तो आप इसमें जो दो तीन चीज़ों का अगर बार बार आ रहे हैं, बार बार पुनरावृत्ति अगर हो रहा है, तो उससे बचने के लिए आप इसमें अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे लास्ट में ये संयोजक जो शब्द होते हैं उसको बार बार नहीं लगाया जाता है। ये नहीं है कि अगर मुझे बोलना हो कि दीपा जो है वो सुंदर है, सुशील है और ईमानदार है, तो ये नहीं बोलूँगी मैं कि दीपा सुंदर और सुशील और ईमानदार है, ऐसा नहीं बोलूँगी। ये यहाँ पे केवल कॉमा का प्रयोग कर दिया जाएगा, अल्प विराम लगा दिया जाएगा। ये लिख सकते हैं कि दीपा सुंदर, सुशील और ईमानदार है, और का प्रयोग जो है हम लोग केवल लास्ट में करेंगे, एक बार ही करेंगे। तो यहाँ तक हो गई बात, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक सीख गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है कि हम कॉमा का यानी अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो अल्प विराम हम लोग पढ़ रहे थे उसका पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जहाँ पे और, तथा, व आदि आ रहा हो तो बार बार, तो वहाँ पे हम लोग अल्प विराम लगा देते हैं। वैसे ही इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है ऐसे वाक्य जिनमें दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या फिर वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये इतना लंबा चौड़ा जो परिभाषा दी गई है, इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको हम लोग केवल उदाहरण की मदद से समझेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसको अपनी भाषा में समझिए, ये नहीं कि जो भी किताब में दे दिया गया है जैसे तैसे उसको रट के याद कर लिए, तो वो किसी काम का नहीं होता है। आप उसका कैसे उसको अप्लाई करना है एग्जाम में, कैसे उसका सही आंसर करना है, आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने रटा है। लेकिन अगर आपने समझा है तो वो बहुत आसानी से आप कर जाएंगे, भले ही आपको किताबी परिभाषा न याद हो। देखिए, यहाँ जैसे हो गया प्रखर, ये क्या है, यहाँ हमने बात की थी संज्ञा या सर्वनाम। प्रखर एक नाम है जो कि एक संज्ञा है, जिनके बारे में तुम कल बात कर रहे थे। यह क्या है कि इस प्रखर के बारे में सूचना दी गई है यहाँ इस वाक्य में कि जिसके बारे में तुम कल बात कर रहे थे, बहुत अच्छे लेखक हैं। क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ था इसमें, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या फिर वाक्य के पहले भी और बाद में भी, यह प्रखर है जो कि संज्ञा है। और इनके बारे में जो सूचना दी गई है, इसके पहले और बाद में, यह जो वाक्य है इसमें सूचना दी गई है। यहाँ पे पहले भी हमने कॉमा लगाया यानी अल्प विराम का प्रयोग किया, और इसके बाद भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। यहाँ तक हो गई बात। अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमें कृष्ण के बारे में बताना हो, कृष्ण, उसके बाद हमने यहाँ पे अल्प विराम लगाया, देवकी के पुत्र, उसके बाद फिर कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने बहुत शरारती थे। क्या है, कृष्ण देवकी के पुत्र। कौन कृष्ण, देवकी के पुत्र। यह कृष्ण के बारे में बता, ये वाक्य है देवकी के पुत्र, यह समझा रहा है कि कृष्ण आखिर कौन, कृष्ण देवकी के पुत्र बहुत शरारती थे, जैसा कि सबको पता है। या फिर अगर ये हो इसकी जगह पे, रावण लंका का राजा,
एक विद्वान था। क्या है? रावण। उसके बाद फिर हम लोग कॉमा देंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे लंका का राजा और उसके बाद फिर लिखेंगे एक विद्वान था। तो यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देख रहे हैं, यदि किसी वाक्य में से पहले जैसे कुछ शब्द आते हैं इसलिए, जो, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, ऐसे शब्द आए तो उनसे पहले, उन शब्दों से पहले हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए या फिर ये बोला जाए, मुझे बुखार है इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ, तो यहाँ पे इसलिए का प्रयोग हुआ, इस शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए इससे पहले हम लोग यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण हम लोग ले लेते हैं कि मुझे तुम्हारे, या फिर ये है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ लेकिन वह बहुत दूर है, मैं क्यों नहीं आ रही हूँ? क्योंकि वह बहुत दूर है। तो यहाँ पे लेकिन का प्रयोग हुआ, इसलिए इससे पहले हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। या फिर मुझे ये बोलना हो कि मैं यह खाना खा सकती थी लेकिन मेरा पेट भर गया है, ये भी हो गया। तो लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, यदि, जिसमें, तथापि, ऐसे शब्द अगर लगे रहें कहीं भी तो उससे पहले, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद नहीं, उसके पहले हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ शब्दों के स्थान पर भी हम लोग अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। क्या है कि कुछ शब्दों के स्थान पर वहाँ वो शब्द न लिख के हम लोग इसका अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसको उदाहरण की सहायता से देखें, अगर ये लिखा हुआ है, मोहन जहाँ जाता है बैठ जाता है, अगर ये लिखा हुआ हो तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉमा का इस्तेमाल कर दिया, यानी अल्प विराम का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पे अगर ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ होता तो क्या होता? मोहन जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है, लेकिन वहाँ पे हमने इस वहाँ शब्द को हटा के केवल यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग कर दिया, तो भी इससे यह जो सेंटेंस है वो ठीक हो जाता है या फिर समझ में आ जाता है कि आखिर हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे मोहन जहाँ जाता है बैठ जाता है, यहाँ पे यह जो वहाँ है इस शब्द की जगह पे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अगला अगर इसी टाइप का एक और उदाहरण ले लें कि अगर पूछा गया है कि सीता कब तक आएगी, कहा नहीं जा सकता, यानी कि सब ये यहाँ पे क्या है, वह सीता कब तक आएगी यह कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे यह जो है, यह को अगर हम लोग हटा दें और वहाँ पे ऐसे कॉमा लगा दें, सीता कब तक आएगी कहा नहीं जा सकता, तो यह जो है हमारा, यह के जगह पे हमने अल्प विराम का प्रयोग किया यहाँ पे, और यह लिखने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, जैसे यहाँ हमने वहाँ को हटा के अल्प विराम का प्रयोग किया। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम लगाया जाता है। आप लोग जानते होंगे प्रत्यक्ष कथन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हमारे कथन होते हैं, उसमें मुख्य कथन से पहले प्रत्यक्ष जो कथन है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो बोल रहा है और उसका मुख्य जो कथन है उससे पहले अल्प विराम लगाया जाता है। आप ये अगर इस तरह इस परिभाषा से नहीं समझ पाए हो तो आप इस उदाहरण की मदद से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यह हमारा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह इनका मुख्य कथन है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये इनका मुख्य कथन है। लेकिन इससे पहले किसने कहा? यहाँ पे क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ये इनका प्रत्यक्ष कथन है। तो कहा, इससे पहले हम लोग अल्प विराम का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, हाँ, नहीं, सचमुच, बस, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी जो वाक्य है हमारा, अगर हाँ से शुरू हो रहा हो, नहीं, सचमुच या फिर बस, अच्छा, इन शब्दों से अगर वो शुरू हो रहा हो, उसका शुरुआत इन शब्दों से हो रहा हो, तो उसके बाद उन शब्दों के बाद हम लोग अल्प विराम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में ही देख लीजिए, नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, तो यहाँ पे हम लोग अल्प विराम का प्रयोग नहीं के बाद कर रहे हैं। या फिर अगर किसी ने मुझे बुलाया और मैं बोल रही हूँ हाँ मैं आ रही हूँ, तो हाँ के बाद यहाँ पे हमें अल्प विराम का प्रयोग करना है। या फिर अगर ऐसे भी ये वाक्य ले लीजिए, अच्छा तो तुम आ रहे हो, तो अच्छा के बाद हमने यहाँ पे अल्प विराम लगाया। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इस क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? पूर्ण विराम के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने उपविराम को देखा, उसके बाद अर्ध विराम, साथ ही अल्प विराम को देखा। अल्प विराम का जो क्षेत्र था वो काफ़ी विस्तृत था और इसके अंतर्गत हमने ये जो 6 पॉइंट्स हैं इसको देखा है। तो मिलते हैं हम लोग बाकी विराम चिन्ह जो है इसको लेके अगली क्लास में। ये अगली क्लास में हम इन विराम चिन्हों को और ज़्यादा विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।